हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर प्रभात कुमार। मैं आज साइंस की क्लास लेके आया हूं आप लोगों को। साइंस के बारे में आज हम डिबेट करेंगे। फ्रेंड्स, आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिला है कि साइंस की कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आप बात भी समझते हो कि साइंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज उसी हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, साइंस। आखिर साइंस हमारे एग्जाम में कितना महत्व रखता है, कितनी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, उस पे हम लोग आज डिबेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें साइंस में तीन चीजें पढ़नी है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये हमारा तीन चीज पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब ये देखना है कि हमारे किस किस एग्जाम्स के लेकर के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम्स हो या पीसीएस की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो या सीटेट की एग्जाम हो या टेट की एग्जाम हो या अदर किसी भी, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो सभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है साइंस। लेकिन साइंस, ऐसा मानना है कि साइंस बहुत हार्ड है। हार्ड उतना नहीं है जितना आप समझते हो, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स जब देने जाते हैं तो उसको हम रट लेते हैं, वन लाइनर्स क्वेश्चंस को रट के निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आज हमें साइंस में जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप साइंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका क्वेश्चंस आसानी से बनेगा। कैसे कंसेप्ट के साथ मैं आपको लेके आ रहा हूं साइंस, इस पे थोड़ा सा आप देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि हमारे साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहा है वो हमारा तीनों सब्जेक्ट में आपका बायो रहा है। बायो भी दो पार्ट में बटा है फ्रेंड्स। एक है आपका जियोलॉजी और दूसरी है बॉटनी। इस जियोलॉजी और बॉटनी में सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होती है वो जियोलॉजी होती है। जियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान भी लूं कि बायो से अगर 100% क्वेश्चन पूछा है तो 60% क्वेश्चन अप्रॉक्स जियोलॉजी से एंड 30 to 40% जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको वो बॉटनी से पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम जियोलॉजी पे डिबेट करेंगे। जियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप हिंदी में परिवहन तंत्र के नाम से जानते हो। उस चैप्टर में एक हमारा टॉपिक आता है ब्लड। फ्रेंड्स, ब्लड से हमारा क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में देखने को मिला है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, पीसीएस के एग्जाम हो। हर एग्जाम में साइंस की सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड टॉपिक से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जान लें कि ब्लड के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, ब्लड टॉपिक के बारे में जो स्टडी करने जा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में अध्ययन करना, हम इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है? तो ब्लड को हम कह सकते हैं इट इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम हिंदी में बात करूं तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अब बात ही आता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, यानी मानव शरीर में ब्लड की मात्रा कितना होता है। तो फ्रेंड, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आप जाओगे तो 4 to 5 लीटर मिलेंगे। आप कहीं कहीं जाते हो तो 4.5 to 5.5 लीटर भी मिल सकते हैं, एंड कहीं कहीं आप जाओगे तो 5 to 6 लीटर भी मिलेगा। यह हमारा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर इसको मैं कौन लूं। तो मैं आप इस कंफ्यूजन जो अलग अलग बुक्स में आप जो पढ़ते हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। क्लियर कैसे करूंगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की जो क्वांटिटी होता है फ्रेंड्स, वो अकॉर्डिंग टू वेट, ये वेट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी में ब्लड होती है। कैसे? अब मान लो कि इसको क्लियर कैसे करें, तो मैं बता दूं कि फीमेल एंड मेल, ये एवरेज वेट के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूं।
एवरेज फीमेल का जो वेट होता है वो आपको 52 केजी होता है एंड एवरेज मेल का जो वेट होता है वो 65 केजी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं एवरेज की बातें कर रहा हूं। आप एक छोटा सा बात को सुन लो, कहता है कि इस तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेट आपकी बॉडी में 7% ब्लड होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और या 1/13 आपकी जो बॉडी का वेट है, आपका जो भार है, उसका 13वां भाग जो होता है उसकी बॉडी में ब्लड होती है। तो मान लो कि एवरेज वेट 62 केजी, एवरेज 65। अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं, 13 से डिवाइड कर दूं तो 4 एंड 5 यानी 4 to 5 लीटर। अब एक बात बताना, 4 लीटर अगर फीमेल में होगा तो 5 लीटर मेल में होगा। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, फिक्स नहीं हो सकता है। फिक्स कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आज जो बच्चे जन्म लिया है वो 2.5 केजी का होता है, 3 केजी का होता है, तो क्या उसमें भी 5-4 लीटर ब्लड होंगे? नो, अकॉर्डिंग टू वेट, या उसके वेट का 7% या 1/13 होंगे। आपका वेट ज्यादा होगा, ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होंगे, वेट कम होगा, ब्लड की क्वांटिटी कम होगा। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेट। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपको एवरेज वेट की बात कर रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, ये चीज को देखना है कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4। आप भी समझ सकते हो कि ये बेस है, क्योंकि अगर 7 से कम होता तो एसिडिक होता और 7 से प्लस होता है वो बेस होता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। अब कहता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब गैस में दो ही गैस आएंगे, एक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, फोर्थ प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉडी डिजीज। ये हमारे रोगों से भी सुरक्षा करती है। तो मैंने क्या बोला? गैसों का परिवहन करना, हार्मोन्स का परिवहन करना, खनिज तत्वों का परिवहन करना एंड रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जो नेक्स्ट बात कर रहा हूं ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ब्लड की स्ट्रक्चर क्या होती है, ब्लड की संरचना क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड की संरचना क्या होती है, थोड़ा सा देख ले। इसके स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिबेट कर दूं कि ब्लड हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, लिक्विड पार्ट एंड ड्राई पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, ड्राई पार्ट को क्या कहते हैं, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। अब यहां देखेंगे ब्लड, प्लाज्मा और दूसरी होती है कार्पेस्क्लेस। फ्रेंड्स, अगर ऐसे माना जाए तो हम प्लाज्मा को लिक्विड पार्ट कहते हैं और कार्पेस्क्लेस को हम ड्राई पार्ट कहते हैं। पूरी ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है एंड आपको 45% जो होती है आपको कार्पेस्क्लेस होता है। आप कह सकते हैं कि ब्लड में लिक्विड पार्ट ज्यादा होती है एंड ड्राई पार्ट कम होती है। अब यहां ये देखना है कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यानी प्लाज्मा का अवयव पदार्थ कौन कौन सी होती है। हिंदी में मैं बातें करूं तो इसमें होती है वाटर, प्रोटीन,
एंड अदर मटेरियल। अदर मटेरियल में मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज एंड सोडियम अदर सॉर्ट की मटेरियल्स होते हैं। एंड कार्बोनेट्स में जो होती हैं ये आपको होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हमें ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, परसेंटेज ऑफ अदर मटेरियल। तो वाटर की परसेंटेज 90% होती है एंड प्रोटीन जो होती है वो 8% होता है एंड अदर जो मटेरियल होता है 2% होता है। अदर मटेरियल में बहुत सारे आ जाएंगे, आयरन वगैरह सारी चीजें जो होंगे, अन्य कंपोनेंट्स इसमें शामिल होते हैं, जो कि ग्लूकोज जो होता है 0.1% होता है एंड सोडियम 0.9% होता है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले आपने देखा कि ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होता है। अगर ग्लूकोज ज्यादा होता है और सोडियम कम होता है तो ब्लड की जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, लेकिन आज ब्लड की टेस्ट जो होती है वो नमकीन होता है, क्योंकि ग्लूकोज के कंपैरिजन में सोडियम ज्यादा होता है। पूरे ब्लड का 99% जो हमारा होता है वो आपको आरबीसी होती है एंड डब्ल्यूबीसी 0.2% होता है एंड 0.8% हमारा प्लेटलेट्स होता है। ये हमारा ब्लड की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी, हमारा सबसे अब टॉपिक फिर से बनेगी एक आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब हम टॉपिक उठाने वाले हैं आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। फ्रेंड्स, इसका कलर रेड होता है, सब लोग जानते हैं इसकी जो कलर होती है वो रेड होता है। बट आज मैं बता दूं कि इसकी कलर जो रेड होता है, तो किसी ने पूछा किसके कारण, तो ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ग्लोबिन किसके कारण होती है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अब कहा जाए कि हीमोग्लोबिन भी किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आयरन के कारण, ड्यू टू आयरन। नॉर्मली आज तक कभी क्वेश्चंस पूछते आए हैं कि आरबीसी की कलर रेड होता है, किसके कारण भाई? तो हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अगर भाई देवे ये आपको हीमोग्लोबिन हटा दे और पूछ दे कि ब्लड किसके कारण होता है, तो आप वहां जवाब बनेगी आयरन के कारण। तो आरबीसी की कलर किसके कारण होता है? रेड, हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में किसके कारण होता है? तो ड्यू टू आयरन, आयरन के कारण होता है। ये चीजें हम लोगों ने अभी देखा आरबीसी। अब ये कहता है कि आरबीसी की लाइफ कितना होता है। तो नॉर्मली अगर मैं बातें करूं तो लाइफ ऑफ आरबीसी, इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज, 120 दिन इसकी लाइफ होती है, 120 दिन। अब हमें बात जानना है कि फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फंक्शन क्या है। तो मैं एक ट्रिकली बता दूं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम होता है वो आरबीसी का होता है, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ये जितने भी काम फंक्शन करेगा वो करेगा आपका आरबीसी। बैलेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वो आपको प्लेटलेट्स करेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉडी डिजीज, अगर हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा अगर कोई देता है तो वो डब्ल्यूबीसी देता है। ये भी जानेंगे वो कैसे सुरक्षा देता है, एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आरबीसी के बारे में जानेंगे। तो आरबीसी का लाइफ तो 120 दिन होता है भैया, लेकिन इसकी फंक्शन क्या होती है? तो नॉर्मली आप क्वेश्चंस में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का बात आ जाए, चाहे वो गैस
की बातें हो, चाहे मिनरल्स की बातें हो या हार्मोन्स की बातें हो, तो आप आंख बंद करके मारना आरबीसी, क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। अब यहां पे ये देखो, फिर एक बार हमारी मुद्दा उठेगी हेमोग्लोबिन पे, हेमोग्लोबिन पे। लेकिन इससे छोटी सी बात पहले और जानेंगे कि हम आरबीसी की नंबर भी काउंट कर सकते हैं। जनरली आप बुक्स में जाओगे तो 45 टू 50 लाख, 45 टू 50 लाख, कहीं कहीं आपको 50 टू 55 लाख भी मिल सकते हैं, 55 टू 60 लाख भी मिल सकते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जब आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेंगे, लेकिन एवरेज माना जाता है 45 टू 50 लाख मानी जाती है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपको डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में क्वांटिटी कितनी है। तो ब्लड नंबर ऑफ आरबीसी कितनी होती है? 45 टू 50 लाख होती है। अब यहां देखना फ्रेंड, अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं कि 45 टू 50 लाख, क्या हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? हाँ करता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट या हाइट पे जा रहे हो ऊपर, तो वहां भी आरबीसी जो होती है नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल करती है, कम और ज्यादा करती है। अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो नंबर होगी वह इंक्रीज कर जाएगी। इसकी रीजंस हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आरबीसी की संख्या बढ़ती है, घटती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। अगर कमता है तो वो बढ़ जाएगा, हाइट पे चढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे एवरेज होता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आरबीसी की संख्या बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ये फिक्स नहीं हो सकती है। दूसरी बात, फिर से मैं बातें करूं एक टॉपिक, हेमोग्लोबिन। आप जिस हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में आता है कि सर हीमोग्लोबिन क्या है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हीमोग्लोबिन एक्चुअली है क्या। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, आप ये आयरन की कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, हेमोटाइट, मैग्नेटाइट, सिटेराइट, वही है हेमोटाइट, हेमोटाइट एंड ग्लोबिन। अब बात आती है कि हेमोटाइट क्या है भाई? कंपोनेंट ऑफ आयरन। तो ग्लोबिन क्या है? ये आपकी है प्रोटीन। प्रोटीन आप आसानी से अगर यहां मैं बात कहूं तो आप कह सकते हो कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो आयरन और प्रोटीन का मिक्सचर है, और यही हेमोटाइट वर्ड लेके आया। यानी आप कह सकते हो कि हेमो प्लस ग्लोबिन दोनों मिलके बने हैं हेमोग्लोबिन। आज तो बात समझ में आ गई होगी कि हेमोग्लोबिन क्या है। तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, आयरन की कौन सी कंपोनेंट है? हेमोटाइट, एंड प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबिन। इसीलिए यहां से भी क्वेश्चंस आए हैं। क्या क्वेश्चंस आए भैया? क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंस होता है, तो यही है आपका ग्लोबिन। यही कौन सी है आपकी? ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन ही प्रेजेंस होता है हमारे ब्लड में। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ कि परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी में हेमोग्लोबिन की परसेंटेज क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी में लिखा था कि हमारी जो आरबीसी होती है पूरी ब्लड का 99% होता है, इसी का 1/3 हेमोग्लोबिन होता है। यानी आप आसानी से कह सकते हो, कि हेमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है वो 33% होता है। चलो यहां तक तो क्वेश्चंस बन गई है पीसीएस में
कि परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी 33%। लेकिन बात ये आता है कि भैया हेमोग्लोबिन तो केवल एक चीज नहीं है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन भी तो नहीं है, पर्टिकुलर आयरन भी तो नहीं है, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है। तो क्या चीजों से मिलकर बना है भाई? आयरन एंड प्रोटीन। ऑलरेडी आप प्रोटीन जान चुके हो कि 8% प्रोटीन होता है, तो आयरन कितनी परसेंट होती है? 25%। आज फिर एक क्लियर हुआ कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आयरन की परसेंटेज कितनी होती है? 25%। एंड प्रोटीन कितनी परसेंट होती है? 8% होता है। तो 25%, 8%। आप टोटल जोड़ोगे तो आपको आएंगे कितनी परसेंट? 33%। अब यहां देखना, यहीं से कहानी खत्म नहीं होती। अब कभी कभी यह भी पूछ देता है कि क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी में कितना होता है? तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि हेमोग्लोबिन जो होती है अलग अलग स्टेज में होती है। जैसे मेल, फीमेल एंड एडल्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेल में ब्लड ज्यादा होता है, ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा। फीमेल में ब्लड कम होता है, ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी कम होगी। एडल्ट, अब एडल्ट यानी 18 ईयर प्लस, 18 साल से प्लस में एडल्ट होंगे। तो एडल्ट में भाई मेल और फीमेल तो दोनों आएंगे। तो मैं बता दूं कि जो मेल होते हैं 14 ग्राम टू 16 ग्राम पर 100 ml, यानी 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml होता है। जबकि यही फीमेल की बात करूं तो 12 ग्राम टू 14 ग्राम पर 100 ml होता है। अब यहां पर 14 टू 60 का मतलब क्या हुआ? यानी एक मेल में मिनिमम 14 ग्राम होना चाहिए हेमोग्लोबिन पर 100 ml, मैक्सिमम 16 ग्राम पर 100 ml। एंड एक फीमेल में कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी? 60 ग्राम होनी चाहिए, सॉरी 14 ग्राम होना चाहिए। अब यहां देखते हैं कि 14 ग्राम मैक्सिमम और 12 ग्राम मिनिमम होना चाहिए। तो एडल्ट में कितना होना चाहिए? तो 14 ग्राम पर 100 ml। ये एग्जाम में आपका हमेशा आता है। लेकिन आप पीसीएस या पीसीसी ऊपर के एग्जाम में जाओगे तो ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, फीमेल में मैक्सिमम कितना होना चाहिए। इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर कभी कभी भटकाने के लिए डाल देते हैं। देखने के लिए भी क्वेश्चंस मिले। इसमें एक और क्वेश्चंस मिला था, सिविल सर्विसेज की क्वेश्चन थी, उसमें मिला था कि एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करने के लिए मिनिमम कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, या ये भी कह सकते हो कि कितने ग्राम से कम हेमोग्लोबिन होने पर व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 ग्राम पर 100 ml से अगर ब्लड कम है, सॉरी हेमोग्लोबिन कम है, वो व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। आप भी जब ब्लड डोनेट करने जाते हो तो पहले आपका वेट चेक होता है, हेमोग्लोबिन चेक होता है, कहते हैं आप तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हो, बट आप रीजन नहीं जानती वो अलग चीज है। लेकिन आज मैं बता दूं कि आपको पर 100 ml अगर 12 ग्राम से कम हेमोग्लोबिन होता है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। नॉर्मली होना कितना चाहिए? 14 ग्राम। मेल में मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। हम अच्छे से दीप्ति में जाकर इसको कंसेप्ट को हम क्लियर करके देखेंगे। अब यहां देखना है कि रिलेटेड टू आरबीसी, आरबीसी से रिलेटेड हमारा कौन कौन सी डिजीज होती है। तो आपने एनीमिया डिजीज का नाम सुना होगा। एनीमिया क्या है? एनीमिया भी दो टाइप्स की होती है, एक नॉर्मल एनीमिया होती है, एक जेनेटिक एनीमिया होती है। जो जेनेटिक एनीमिया होती है आपने सुना होगा, थैलोसेमिया, सेप्टिसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो फिलहाल आगे हम जानते रहेंगे कि आखिर हमारा एक्चुअली इसी तरह के टॉपिक हम बातें करते हैं।